ओके, हो गया डिस्कशन. नाउ गाइस प्लीज कीप क्वाइट एंड concentrate towards me. In the last lecture, we already ended one of the most important chapter belongs to NEET and JEE, whose name is semiconductor. याद है सब? सेमीकंडक्टर के बारे में लिटिल बिट और इंफॉर्मेशन दी जाती है फाउंडेशन बैच में. मैं पहले ही क्लियर करके रखा हूँ. बोर्ड दिख रहा होगा शायद आपको. और ये सेम पोर्शन 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है इसी सीजन में, जस्ट अक्टूबर और सितंबर के बीच में, क्योंकि सेमीकंडक्टर में पहले नहीं पढ़ा था क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड. मैंने आपको पहले ही बोला था 12th स्टैंडर्ड के साथ अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो आपका 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर सिर्फ कितने परसेंट है? 70% 12th में पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में डायोड्स के एप्लीकेशन बताए गए थे. तो उस एप्लीकेशन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में. इज दैट क्लियर? आज मैं एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ जो टॉपिक बहुत ही तगड़ा माना जाता है पार्ट 1 में. मेरे हिसाब से शायद चैप्टर नंबर 7 है. चेक कीजिए फिर भी. श्योर? ठीक है. चैप्टर नंबर 9 whose name is ऑप्टिक्स है. ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स है. मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, पुराने सिलेबस में एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर के 2 टुकड़े. नए सिलेबस में क्या मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, पुराने और नए सिलेबस में बच्चों 1% भी डिफरेंस नहीं है. उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ा एनसीईआरटी का सिलेबस ऐड कर दिया और चैप्टर को मर्ज कर दिया. पहले बच्चों को लगता था फिजिक्स में कितने चैप्टर थे स्टेट बोर्ड में? 2 नहीं 20. 20 थे पहले. कितने थे? 20. अब हो गए 16. रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस. अब हो गए 16. बच्चों को लगा क्या सिलेबस कम हुआ? भाई सिलेबस कम हुआ है, चैप्टर मर्ज हुए. सिलेबस जैसा का पहले ही सेम पढ़ना. वैसे भी पहले 11 को 16 चैप्टर हुआ करते थे, अब है 11 को शायद 14 चैप्टर. एम आई राइट? बच्चों को लगा कि सिलेबस कम हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं. एनसीईआरटी का सिलेबस डाला अलग से, चैप्टर मर्ज किया अलग से. तो बच्चे ये जो ऑप्टिक्स है ना, उसको मैं अगर एनसीईआरटी के बुक में सर्च करता हूँ तो आपको चैप्टर के नाम कुछ अलग मिलेंगे. द फर्स्ट नेम ऑफ द चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द सेकंड नेम ऑफ द चैप्टर रे ऑप्टिक्स. तो हमने क्या किया, चैप्टर को दोनों तरह से ऐड किया. तो मैं क्या करने वाला हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर के कितने टुकड़े करने वाला हूँ. पहला टुकड़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा टुकड़ा रे ऑप्टिक्स. जब मैं रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करूंगा आपको इंटीमेट कर दूंगा, हम अलग पेज से स्टार्ट करेंगे. इज दैट क्लियर? Please open the new page, write down the title. और प्लीज पहले 2-3 लेक्चर, 2-3 तो छोड़िए, पहले 4-5 लेक्चर गलती से भी मिस आउट नहीं करना है. स्टार्ट करें. प्लीज मेंशन द नेम अनुष्का. बोर्ड लक्ष्य है बेटा. यूनिट नंबर 9 अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड. द नेम ऑफ चैप्टर इज नथिंग बट ऑप्टिक्स. वेटेज कितना है मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता, घर पे जाके चेक कीजिए. मेरे हिसाब से ऑप्टिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट 2 चैप्टर्स. द फर्स्ट कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द सेकंड कॉल्ड एज ऑप्टिक्स है रे ऑप्टिक्स. चलो इसका वेटेज मैं आपको बता देता हूँ. जब भी ये वेटेज बताया जाता है ना बच्चों, ये 11 प्लस 12 को कंसीडर करके बताया जाता है. इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनो. अगर कोई बंदा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं. जेडबलई प्रिपेयर कर रहा है तो सिमिलरली 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं. पर कोई बंदा अगर सीईटी प्रिपेयर कर रहा है तो कंफर्म 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये जो वेटेज बोर्ड पे लिखा है ये 12th स्टैंडर्ड को कंसीडर करके लिखा है. इज दैट क्लियर? अगर कोई बंदा मुझे पूछ रहा है कि सर ये जो अभी नीट का पेपर हुआ था कितने क्वेश्चंस आए थे? 2. उसके पहले 3. उसके पहले 2. तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, एक तो 2 पूछे जा सकते हैं, नहीं तो 3. अंडरस्टैंड? ओके, कॉपी लीजिए. ये चैप्टर क्यों बना, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारे बातें मैं आपको बता दूंगा. Yes, please.
सी गाइस, पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑप्टिक्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। सी ऑप्टिक्स मतलब कोई भी चीज जो ट्रांसपेरेंट कांच से बनती है। फॉर एग्जांपल दिस स्पेक, हम रियल लाइफ में स्पेक का यूज करते हैं विजन की क्लियरिटी कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए। स्पेक के दो टाइप्स होते हैं, आपको पता है। किसी किसी बच्चे का स्पेक ऐसा होता है कि बहुत हाई थिकनेस वाला होता है, किसी किसी का लो थिकनेस वाला, क्योंकि स्पेक में भी दो क्वालिटीज होते हैं। किसी किसी के आंखों का पॉइंट पॉजिटिव होता है तो किसी का नेगेटिव। जाहिर सी बात है, तो लेंस के दो टाइप है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लेंस का एक प्रकार है। इज दैट क्लियर? तो क्या मैं इसे ऑप्टिक्स बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली yes. हमारे कैमरे के पीछे भी लेंस होते हैं ना, वो भी ऑप्टिक्स है। ऑब्वियसली मतलब हर चीज के अंदर जो ट्रांसपेरेंट चीज होती है, लाइक ये विंडो भी आपको दिख रहे हैं ना, इस विंडो का काम है हम बाहर का देख नहीं सकते पर बाहर की लाइट अंदर ला सकते हैं ना, तो ये भी एक ऑप्टिक्स का पार्ट। कहने का इंटेंशन क्या है, रियल लाइफ में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेस है, हर डिवाइसेस में जो ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज होता है, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास की जो चीज होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स में मोस्ट वांटेड कौन आता है? तो थोड़ा ध्यान से सुनना। पेरिस्कोप आता है, बाइनोकुलर्स दूरबीन पता है ना, माइक्रोस्कोप आती है, डीएसएलआर आता है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस आता है, और सबसे लंबा वाला टेलीस्कोप आता है, न्यूक्लियर स्कोप भी आता है। तो बच्चों ये सारी चीजें किस चैप्टर पे बनी है? फिजिक्स में। तो नेम क्या है? तोड़िए इसको। ये पूरा चैप्टर एक वर्ड के ऊपर माउंट किया। अगर किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस चैप्टर? लाइट है। ये लाइट 5 फिनोमिनन बना था। इस 5 फिनोमिनन के बारे में अगर सबसे तगड़ी इंफॉर्मेशन किसने दी तो उसका नाम है हाइजीन्स। और ये हाइजीन्स नाम का वर्ड मैं 11th में यूज करने वाला, क्योंकि ये आपको 12th स्टैंडर्ड में बताऊंगा। फिर आप बोलोगे कि सर 11th में किस बंदे का नाम सामने आ रहा है? तो वो स्नेल्स आ रहा है। स्नेल्स ने क्या क्या बताया? तो दो बहुत ही तगड़े फिनोमिनन्स बताए। कौन से? सुबह नहाने के बाद आईने के सामने जाके खड़े होकर मेकअप के लिए, क्या करने के लिए? दूसरे का चेहरा देखने के लिए, खुद का। इसे रिफ्रैक्शन बोला जाता है, रिफ्लेक्शन। मैं आपको 5 फिनोमिनन बताऊंगा, दिन आगे जाऊंगा। ये फिनोमिनन ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है, स्टेट बोर्ड के नहीं। तो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, 11 और 12 का ऑप्टिक्स इस हाथ के ऊपर बना है। दिख रहा है सबको? कितने फिंगर से? पहला बता दिया, रिफ्लेक्शन। ये विंडो है, सब समझ लीजिए। ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है ना? सर इसका यूज क्यों कर रहे हैं? आपको देखने के लिए, मतलब मैं उधर की चीज देख पा रहा हूँ। अगर कोई चीज आप उधर की देख पाते हो, रिफ्रैक्शन। नंबर 3 है पोलराइजेशन, जो आपको 11th में। इंटरफेरेंस आपको 11th में। डिफ्रैक्शन जो आपको 11th में। तो आपके 11th में दो ज्यादा क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। फिर भी कोई बंदा मुझे आके पूछ रहा है कि सर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन उतना इंपॉर्टेंट। मैं आपको रिफ्लेक्शन फॉर जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ाऊंगा। मतलब आपका 70% चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है? रिफ्रैक्शन है क्या? एक कांच है, शोरूम के बाहर कांच है। जब भी कोई गाड़ियों के शोरूम आप देखते हो तो शोरूम के कांच बहुत तगड़े होते हैं, आपको पता है, और बहुत ही क्लीन होते हैं। जब आप रोड के पे खड़े होते हो ना, तो रोड के अंदर, रोड के तरफ से अगर आप शोरूम की तरफ देखते हो तो अंदर की गाड़ियां क्लियर दिखती है ना। क्लियर क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहां पे एक ठंडा यूज होता है। वो कांच कौन से होते हैं, कांच की क्वालिटी क्या होता है, मैं आपको टाइम आने के बाद बता दूंगा। अंडरस्टैंड? और जो दूसरा फिनोमेनन उसे बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। का मतलब क्या? हर चीज के ऊपर एक लाइट के रे को डाला जाता है और एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा थोड़ा आगे क्लियर कर लेंगे। अंडरस्टैंड? अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसे बोला जाता है, तो हम स्टार्ट करेंगे लाइट से। समझ रहा है? तो बताइए लाइट क्या होता है? आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ यहाँ से। सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। और कोई? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? सन को भगवान मानते हैं ना, सूर्य देवता ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर सन ही नहीं होगा तो हम जिंदा रह पाएंगे, हवा नहीं होगी तो जिंदा रह पाएंगे। फिजिक्स में ऐसी कौन सी दो चीजें जो हमें जिंदा रख रही है, जो हमें नहीं पता होता? यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका आंसर बताया था मैंने। फिजिक्स में मतलब फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग दो वर्ड जिसके ऊपर फिजिक्स बना है। हाँ बोलिए बोलिए। गलत होगा तो चलेगा, ऐसा थोड़ी है, राइट ही होना चाहिए। और नेचर में सिर्फ दो ही तरह के फील्ड्स अवेलेबल है। क्लिक हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। समझा? ये फील्ड हमने नहीं बनाया बेटा, हमने बनाया बाद में बनाया। ये फील्ड्स ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल। अगर आपको लग रहा होगा कि ह्यूमंस के लिए ये दो फील्ड नहीं आ रहे, बेटा ये फील्ड है तभी तो एटमॉस्फेयर बनाना।
यस और नो? एटमॉस्फेयर है, सोर्सेस है, नंबर ऑफ एनर्जीज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, इसलिए हम जिंदा है। इज दैट क्लियर? सुनिए, अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि सर लाइट का मतलब क्या है, तो एक वर्ड मेरे साथ याद रखना, लाइट को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। लाइट का और एक नाम है फोटोन, फोटोन का एक नाम है रेडिएशन, रेडिएशन का और एक नाम है लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का और एक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मेरे काम का वर्ड है। तो बताइए बेटा लाइट का मतलब क्या होता है? वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? वर्ड को ध्यान से सुना आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैग्नेटो आ गया मतलब, किसी ने पूछा लाइट क्या, तो भाई बिंदास कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। देखो भाई, लाइट का मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एडिशन। एडिशन कैसी है? पैरेलल या परपेंडिकुलर? देखिए जब लाइट ट्रैवल करती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली दौड़ती है, फिंगर की तरफ देखिए, क्योंकि इसको मैं बोर्ड पे नहीं दिखा पाऊंगा। वर्टिकली दौड़ती है, कैसे? कैसे? वर्टिकल, डीएनए जैसा है ना, इट्स अ वेव। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दौड़ती है? तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड व्हिच मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 and 90 स्टैंड्स फॉर वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन मीडियम टू दी। लाइट के बहुत सारे नाम हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइट, फोटोन, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? फिर आप बोलोगे सर इसमें लेजर नहीं आता। लेजर एक टाइप है लाइट का, वो लाइट में आता नहीं। इज दैट क्लियर? स्टार्ट करें। गिव अ स्टार्ट। We start from the basic word, light. वो जो चैप्टर बहुत बड़ा है ना, हम टारगेट रखेंगे कि चैप्टर को दिवाली से पहले एंड करना है। अंडरस्टैंड? मतलब आप दिवाली में मस्त लड्डू खा सको फिर घर पे जाके लेंस लगा के, है ना। लाइट की डेफिनेशन लिखिए। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। It is an electromagnetic wave. Please underline the word electromagnetic. It is an electromagnetic wave. ब्रैकेट में लिखना रेडिएशन। थोड़ा फास्ट लिखिए बच्चों, पहला लेक्चर है, टारगेटेड सिलेबस कवर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ब्रैकेट रेडिएशन ब्रैकेट इज क्लोज्ड, which is traveling from one medium to the another medium, which is traveling from one medium to the another. Am I right? एक लाइन छोड़ के लिखिए। It is also called as फोटोन। फोटोन ना, प्रोटॉन नहीं, फोटोन ऑब्लिक रेडिएशन ऑब्लिक लुमिनस। लुमिनस नाम की एक बैटरी भी मिलती है, पता है क्या? जिसका ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। ऑब्लिक लुमिनस, लुमिनस एक लाइट का नाम है, लुमिनस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन। We know that the primary source of light is any guess? Sun. अब एक काम कीजिए, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, लिखना बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है? सी गाइस, लाइट के जब बारे में जितनी भी जानकारी है उतने हासिल कर लीजिए, आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। सी गाइस, मैंने आपको पहले कहा लाइट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडिएशन। मैं लाइट के लिए अगर ज्यादा कोई वर्ड यूज करूंगा तो वो होगा फोटोन। क्या होगा? फोटोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक। अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दौड़ती है, तो आपको बताना है। अगर कोई पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी दौड़ती है, तो आपको बताना है। और मुझे पूछ रहा है कि सर दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो एग्जैक्टली दे आर बिहेव्स एज लाइक अ पैरेलल या परपेंडिकुलर। फंडा क्लियर है? yes. अब देखिए एग्जैक्टली लाइट जब ट्रैवल करती है तो दिखती कैसी है? सी केयरफुली, एक डायग्राम बना रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लाइट का प्रोपोगेशन, ये थोड़ा एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया सर ने,
अगर मैंने कभी लिखा प्रोपोगेशन तो इसका मतलब है कि लाइट ट्रांसफर हो रही है लेफ्ट टू राइट। मैं पूरे चैप्टर में डायग्राम को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ लेफ्ट टू राइट में। मेरी एक भी डायग्राम राइट टू लेफ्ट जाएगी नहीं। इज दैट क्लियर? Yes. पकड़ लेना, द लाइट इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन मीडियम टू दी सी। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है। इज इट विजिबल? और ये बेटा जो वेक्टर होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होते हैं बेटा। किसके? इसकी गूगल वाली इमेज भी आपको दिखा दूंगा। ये एक्चुअली डायग्राम में भी बुक में प्रेजेंट हो सकती है, घर पे जाके चेक कर लेना। ये जो लाइंस है ना, डीएनए का शेप होता है ना, ये डीएनए ऐसा नहीं दिखता। डीएनए ओरिजिन को नहीं छूता, डीएनए बाहर से होता है, आपको पता है ना। Yes. ये ओरिजिन को छूता है ऐसे। डीएनए इसका शेप थोड़ा लिटिल बिट सेम है, परफेक्टली सेम है। ये वर्टिकल है ना बेटा, Yes. हॉरिजॉन्टल तो नहीं दिखा सकता, पर मैं ट्राई करता हूँ। सुनिए, देखिए आप इमेजिन कर पा रहे हो? Yes. ये हॉरिजॉन्टल है। क्या आपको क्लिक हो रहा है? एक वर्टिकल है तो दूसरा क्या है? Horizontal. इज दैट क्लियर? Yes. तो सुनिए, ये जो रेड वाला पोर्शन है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? Yes. और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है उसे बोला जाता, सॉरी, ये जो रेड वाला है बेटा, ये कौन सा है? ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बंदा मुझसे आके पूछ रहा है कि सर, ये जो आपने अंदर लाइन शो की है, इसको बोला जाता है वेक्टर्स। वेक्टर्स होते नहीं होते वो मैटर नहीं करता। एक फंडा क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली तोड़ेगा तो ये, और इसका प्रोपोगेशन है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू दी Right side. सिंपल लॉजिक। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉपी कीजिए, डायग्राम भी कॉपी करनी। मेरे तरफ देखिए, फिंगर्स की तरफ देखिए। सी गाइस, मेरे दोनों के हाथों की तरफ देखिए, तब तक आपको क्लिक नहीं होगा। ये फिंगर देखिए ऐसे दौड़ रहे हैं ना। Yes. एक रस्सी है मेरे पास, इस रस्सी को वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इस रस्सी को वहां पे बांध दिया, जिम में करते हैं ना हम नॉर्मली। ये रस्सी ऐसे, सर मैं रस्सी को ऐसे मूव किया, आपको वेव दिख रही है? Yes. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? Electric field. इसे रस्सी को मैंने थोड़ा शांत किया और अब ऐसे मूव किया, क्या आपको वेव दिख रही है? Yes. दोनों को मिक्स किया, बन गया लाइट। अंडरस्टैंड? ये लाइट वेव एग्जैक्टली कैसे दिखता है मेरे तरफ देखिए। ये पूरा चैप्टर अवेलेबल है मेरे पास, ये गूगल पे परफेक्टली ऐसे दिखता है। अब ठीक है, वन इज वर्टिकल, अनदर इज घबराइए मत। चैप्टर जैसे 30% खत्म होगा, मैं प्रोजेक्टर का यूज करने वाला हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस है जो आपको दिखाने पड़ेंगे। पहले ही नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। थोड़ा माइंड को भी थोड़ा ये चाहिए ना कि नहीं, पहले थोड़ा पढ़िए अच्छे से। डायरेक्ट वीडियो दिखाएंगे तो दिमाग सोचेगा नहीं ज़्यादा। थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए इसको। ये थोड़ा लुक करता है डीएनए जैसे, पर डीएनए जैसे होता नहीं है, क्योंकि डीएनए ना ओरिजिन के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं होता, याद रखना है। आफ्टर ऑनवर्ड्स प्लीज ब्रिंग स्केल, जो भी आपके पैरामीटर्स है डायग्राम्स के लिए, उसको लेके घूमिए, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत ज्यादा है और मैं ये नहीं चाहता कि डायग्राम्स में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो। इस चैप्टर के नोट्स को इतना अच्छा प्रिपेयर कीजिए ना कि आपको रेफरेंस बुक की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
कॉपी किया निसर्ग, यहां तक कोई दिक्कत? बाकी हो तो बाद में कॉपी कीजिए। स्टॉप राइटिंग, वीडियो अपलोड कर दूंगा, बाद में चेक कीजिएगा आराम से। सी केयरफुली, फंडा क्लियर है? लाइट whose another name is रेडिएशन, जिसके अंदर दो तरह के फील्ड्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज लाइट का एक वीक पॉइंट है, आपको बताएं। जब लाइट ट्रैवल करती है ना तो नहीं दिखती, पर लाइट जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तब दिखती है। फॉर एग्जांपल ये हाथ है, मुझे हाथ के ऊपर के लाइंस देखने हैं, बेटा लाइट को शुरू करना पड़ेगा। लाइट ये जब यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो मैं देख नहीं पा रहा लाइट को, पर जब लाइट मेरे हाथ के ऊपर पड़ी है तो मैं ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूँ ना। मतलब लाइट जब ट्रैवल होती है तो दिखती नहीं, एक्सेप्ट लेजर लाइट। लेजर लाइट ट्रैवलिंग के वक्त दिखती है, ऑर्डिनरी लाइट ट्रैवलिंग के वक्त दिखती नहीं। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा आगे के बीट पे जाते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दीजिए। किसकी स्पीड ज्यादा है, लाइट की स्पीड ज्यादा है या साउंड की? सोचिए, लाइट की स्पीड साउंड की 3 गुना होती है, याद रखना, और बहुत ही ज्यादा होते हैं। कभी आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा बचपन में, जब एरोप्लेन ऊपर से ज्यादा तो हम देखते थे ना, जब एरोप्लेन जाता है ना बच्चों, एरोप्लेन 10 या 15 किलोमीटर आगे होता है, उधर होता है, तब आपको आवाज इधर आती है। बातों को समझ रहे हो? जब एरोप्लेन जाता है तो हवा के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है, फ्रिक्शन बनने से क्या बनेगी? आवाज बनेगी। जब वो आवाज बनती है ना तो बच्चों वो आवाज जो है, वो साउंड जब ट्रैवल करता है तो हवा के वजह से वो सीधा नीचे नहीं आता, वो टेंजेंशियल पाथ में ऐसे आता है। दिवाली में कभी आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, जब हम टेरिस के ऊपर खड़े होते हैं, किसी दूर जगह पे 1 या 2 किलोमीटर पे ऊपर जाके बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, पहले बहुत अच्छे से लाइट चमकती है, 2 सेकंड के बाद आवाज आती है। कभी ऑब्जर्वेशन किया है? इससे पता चलता है कि लाइट की स्पीड बहुत किसके कंपैरिजन में? साउंड के। तो हम साउंड के बारे में बात ही नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं लाइट की स्पीड। कोई बंदा पूछ रहा है कितना होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। लाइट की स्पीड 8 डिजिट में होती है। कितने? 8 डिजिट, मतलब एक मोबाइल नंबर जैसा एक डिजिट होता है जिसको हम याद नहीं रख सकते। तो कैसे याद रखना है? किसी ने पूछा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट, तो कॉन्फिडेंटली आंसर देना है 3 के आगे 7 जीरो। कितने जीरो? इसको लिखना कैसा है? 3 × 10⁻⁷। दिस इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट, जिसको यूज किया जाता है हर न्यूमेरिकल के अंदर। इज दैट क्लियर? पर ये लाइट की जो स्पीड है ना बेटा, ये कांस्टेंट है, सिर्फ एम्प्टी स्पेस में से, एयर और वैक्यूम। अगर आपने मीडियम बदला तो लाइट की स्पीड भी बदलेगी। आई रिपीट, बदलेगी। ये जो स्पीड मैंने आपको बताया, विच इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू एयर और वैक्यूम। अगर फ्री स्पेस है तो लाइट की स्पीड इतनी होगी, अगर आप लाइट को पानी में डाल रहे हो तो स्पीड क्यों कम होगी? मैं आपको टाइम आने के बाद बता दूं। अंडरस्टैंड? स्टार स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट को मैक्सिमम रेफरेंस बुक में सी से शो किया गया है। सी स्पीड को और एक नाम है, ब्रैकेट में लिखिए वेलोसिटी। आप वेलोसिटी बोलिए, स्पीड बोलिए, मेरे लिए दोनों का मीनिंग सेम। डेफिनेशन लिखे नेक्स्ट टाइम। द स्पीड एट विच the speed at which light is propagated, the speed at which light is propagated। बच्चों propagated का मतलब ट्रांसफर, इतना तो पता है ना? the speed at which the light is propagated from one medium to the another, light is propagated from one medium to the another, full stop, double inverted comma, close. Am I right? Yes, sir. Stop writing for 2 minutes, concentrate on the board. फंडा क्लियर है बच्चों? लाइट को शो किया जाता है, सॉरी लाइट के स्पीड को शो किया जाता है सी। बहुत सारे बुक्स में इसको बी से भी शो किया, आपकी मर्जी, आपको जो दिखाना है दिखे, पर सर इसको सी से दिखाने वाला। सी का मतलब है लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, चलो इसको शो किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट से। अब आप बोलोगे सर इसका फार्मूला क्या है? बच्चों इसका इस चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सी का फार्मूला होता है F इंटू लैम्बडा, F इंटू लैम्बडा। आप बोलोगे सर हर चीज का मीनिंग बताइए, चलो बता देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सी का मतलब अलग है, F का मतलब अलग है, लैम्बडा का मतलब अलग है। अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज इन बाय सी, स्पीड साउंड की या लाइट की,
Light. व्हाट इज मीन बाय एफ? Frequency. किसकी? Light. व्हाट इज बाय लैम्डा? Wavelength. किसकी? Light. मतलब बच्चों लाइट के स्पीड के ऊपर दो पैरामीटर बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। मैटर करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैटर करता है उसकी वेवलेंथ क्या है। एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ा वर्ड है, पर इसके उल्टा है। लाइट में सबसे तगड़ा वर्ड है वेवलेंथ। क्यों? मैं आपको बता दूं। इज दैट क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने किसी ने पढ़ा होगा वेलोसिटी एंड स्पीड इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर पर। अब आते हैं इसके वैल्यू के तरफ, थोड़ा ध्यान से सुनो। फॉर ऑल फ्री स्पेस, फिर आप सोच रहे हो कि सर सिलेबस में कितने फ्री स्पेस है? बेटा दो ही है। आप बोल रहे हो सर दो कौन से? ध्यान से सुनना है। हमारे सिलेबस में दो ही फ्री स्पेस है। द फर्स्ट कॉल्ड एज एयर एंड सेकंड कॉल्ड एज। किसी ने पूछा अगर फ्री स्पेस है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, तो बेटा कॉन्फिडेंटली आंसर देना है व्हिच इज रिमेंस। किसी ने पूछा कितनी है, तो देखिए मैंने इज इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है अप्रोक्सीमेटली। क्या बातों को समझ रहे हो? और ये होता है 3 के आगे 7 जीरो मतलब 3 into 10 raised to power 7। we know that the speed is measured in meter per second। सबसे लास्ट में मैं एक नोट लिखने वाला हूं, सी केयरफुल। किसी ने पूछा द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है स्पीड ऑफ लाइट साउंड के 3 टाइम्स ज्यादा होगी। मैंने 3 बार ग्रेटर के क्यों लिखा, आपको समझा? सिर्फ एक ग्रेटर नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है। मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। बताओ साउंड की स्पीड कितनी होती है? जनरल नॉलेज की बात है। तो लाइट की तो स्पीड पता चल गई 3 into 10 raised to power 7। इधर याद रखना है 273 270 गलत है बेटा, इट्स 227 मीटर पर सेकंड। सॉरी बेटा ये 80 मतलब 9 डिजिट है टोटल। कितने? 9 है बेटा, राइट है। 3 into 10 raised to power 8 3 into 10 raised to power 7 नहीं, 3 into 10 raised to power 8 and damn sure। चलो ठीक है, the speed of light is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। the speed of light is much more than sound। बेटा साउंड की भी दो स्पीड है, अभी भी झगड़ा चल रहा है, पर हम लेते कितना 227। न्यूटन बता रहा है कि बेटा इसकी स्पीड 233 है 233। और एक बंदा है वो बता रहा है कितना है 227। हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? ये जो न्यूटन नाम का बंदा था ना, इस न्यूटन नाम के बंदे को जितना काइनेमेटिक्स में सक्सेस मिला है ना, उतना लाइट में, उतना साउंड में क्यों नहीं मिला? आपको 12th में पता चलेगा। अंडरस्टैंड? इसलिए न्यूटन के थ्योरी को साउंड और लाइट में उतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी। जितने भी मोशंस के चैप्टर है ना, वो सारे चैप्टर इसाक न्यूटन ने बनाए। अंडरस्टैंड? तो देखिए बेटा ये 3 डिजिट है और ये 9 डिजिट है ना, तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स हो गया ना, दिमाग में जा रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं लाइट को लूंगा और कांच के अंदर डालूंगा, कोई लाइट मेरे स्पेक को कट करके मेरे आंखों में जा रही है, तो बेटा ये स्पेक लाइट के स्पीड को ऑटोमेटिकली क्या करता है? रिड्यूस। अब थोड़ा मैं लॉजिकल चीज के ऊपर आता हूं, सुनिए। लाइट की स्पीड दो चीजें के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करती है, उसकी सोचिए। ये मेरे पास 2 टॉर्च है, मार्केट से परचेस किए, दोनों की प्राइस सेम है, सपोज डजंट मैटर प्राइस कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, क्या फर्क है? दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो दोनों टॉर्च के आउटपुट में क्या फर्क दिख रहा है आपको? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी बदलती है मतलब क्या बदलता है पता होना चाहिए आगे जाने से पहले। जल्दी बताइए, उतना टाइम नहीं है। फोकस कम, इसका मतलब बच्चों ये उसके इंटेंसिटी के साथ छेड़छाड़ करता है। किसके साथ? इंटेंसिटी। मैं ऐसी मार्केट में से टॉर्च परचेस करने की कोशिश करूंगा जिसकी इंटेंसिटी, आजकल मोबाइल के पीछे भी फ्लैश होता है ना, मोबाइल परचेस करते समय हम बहुत सारी चीजें चेक करनी चाहिए कि हमारी मोबाइल की स्क्रीन है जो कितने हर्ट्ज की है, 60 हर्ट्ज है, 70 हर्ट्ज है। हम सिर्फ मोबाइल का रैम और रोम चेक करते हैं, राइट? उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिसको चेक करना चाहिए मोबाइल परचेस करते समय। मैं कहने का तरीका है, जैसे फ्रीक्वेंसी बदली, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ब्राइटनेस, फ्रीक्वेंसी कम तो ब्राइटनेस छोड़ दीजिए। अब आते हैं सर वेवलेंथ पे। सोच के आंसर देना है। वेवलेंथ बदली तो लाइट के साथ क्या होता है? सोचिए। बिल्कुल स्पीड के साथ तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता जब तक मीडियम। बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन कैसी बदली? डायरेक्शन का वेवलेंथ के साथ कोई रिश्ता नहीं। ट्राई कीजिए, गलत होगा तो चलेगा। जब तक आप गलत आंसर नहीं दोगे, बराबर आंसर कैसे लिखेंगे? बोलिए सौरभ। लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और ज्यादा वेवलेंथ होगी। अब उस वेवलेंथ को पकड़ा शायद आपने, वो वेव वाले, राइट? और
आई नीड अ परफेक्ट आंसर। आज का एक क्वेश्चन है, कल आंसर चाहिए मुझे। आंसर इज दैट, सॉरी क्वेश्चन इज दैट इफ वी चेंज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट व्हाट अफेक्ट द लाइट। अगर आप वेवलेंथ चेंज करते हो तो लाइट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एक ही वर्ड में आंसर है और वो आंसर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका आंसर मैंने आपको एक बार बताया भी था, शायद आपको याद नहीं है। चलो आगे बढ़े। इतना सॉरी समझा सबको? अरे यस और नो? Yes, sir. इसको लिखा है बाकी है? बाकी है। इसको कॉपी खासने डोर ओपन कीजिए प्लीज। जब तक लिख रहे हो अटेंडेंस दीजिए प्लीज। सर वो इस पे मोस्टली सी यूज करना है फिर। स्पीड ऑफ सी यूज कीजिए, बी यूज कीजिए, एज यूज, पर मैं यूज करूंगा सी। आई से स्पीड ऑफ लाइट इज 3 टाइम्स द साउंड। इतना तो क्लियर है ना? यस। The speed of light is remains constant in free space only, whose value is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. अनुष्का प्रेजेंट, अश्विनी प्रेजेंट, भूमिका प्रेजेंट, दुर्गेश, ऋषिकेश, जानवी, कपिल, प्रेजेंट कुणाल, प्रेजेंट मुकेश खड़से, Present. मुकेश पाटिल, प्रेजेंट, मुकेश पाटिल, प्रेजेंट महेश, प्रेजेंट ममता, प्रेजेंट, निसर्गा, ओम, प्रेजेंट प्रिया, साक्षी, प्रेजेंट, सौरभ, सुमित, प्रेजेंट उत्कर्ष। प्रेजेंट सुनो मेरी पानी की बोतल नीचे रखी है। रहो ये देखिए। स्पीड बढ़ाइए प्लीज। आज का क्वेश्चन ये है कि अगर वेवलेंथ चेंज होती है तो लाइट के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है। उसके साथ और एक क्वेश्चन का आंसर सर्च कीजिए। अगर लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है तो लाइट के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा। तो साउंड की भी वेवलेंथ चेंज होती है तो साउंड के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा। चलेगा? दो आंसर मुझे कल चाहिए क्योंकि आपको साउंड भी पढ़ाना है मुझे। साउंड बहुत इजी चैप्टर है। साउंड के अंदर एक इफेक्ट है जो इफेक्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे डॉपलर्स इफेक्ट बोला जाता है। पूरा कॉपी कीजिए, डोंट स्किप आउट अ सिंगल वर्ड। स्पीड ऑफ साउंड, कहाँ बेटा? सबसे लास्ट स्पीड ऑफ साउंड, इट इज 227 मीटर पर सेकंड। 227। ये भी मीटर पर सेकंड है। यस दोनों का यूनिट सेम ही होगा बेटा। 227 मतलब वो एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 227 मीटर तक जा रहा है। और आपको पता है ये साउंड की स्पीड कब बढ़ती है? जब हवा बहुत तेज होती है, पता है ना? हवा तेज होने से वजह से साउंड बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। कॉपी किया सबने? फंडा क्लियर है? द स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। फंडा में एक ही क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ऐसा मत सोचिए कि लाइट की स्पीड सभी जगह पे कांस्टेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं। आज जाहिर सी बात है, बंदा बहुत जोर से पानी में कूद रहा है तो पानी डेंसर मीडियम है ना, तो पानी ऑप्टिक्स में आता है भाई, क्योंकि पानी में से लाइट जा सकती है। बोलो हाँ या ना? स्विमिंग पूल के अंदर भी लाइट होती है ना रात में। कहने का इंटेंशन, बंदा पानी में कूदा, जब बंदा पानी के बाहर था तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। जैसे पानी में कूदा तो बॉडी की स्पीड ऑटोमेटिक, कंक्लूजन घुसा दिमाग में। पानी में जब भी कोई चीज जाती है उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली, लाइट की क्यों नहीं होगी? सुनिए, लाइट की स्पीड कम होती है, कभी बढ़ती नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि लाइट पानी में से बाहर निकली तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी भाई, पर इतनी बढ़ेगी, इसके आगे जाएगी? इसके आगे नहीं जाएगी। रख दीजिए वहां। क्यों करनी, क्यों नहीं? कहने का सर का इंटेंशन क्या है? लाइट की स्पीड बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, पर कहां तक?
3 into 10 is to power 8, उसके आगे लाइट की स्पीड कभी बढ़ती, अंडरस्टैंड? गिव अ स्टार। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, ये बीट सिर्फ एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। आई रिपीट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये बीट आपको स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं। अगर मुझे वेव के टाइप्स ही पता नहीं है तो पढ़ने में कुछ मजा नहीं है। आगे बढ़े। अब आप बोलोगे सर ये वेव के टाइप्स आपने कहाँ से उठाए? बेटा ये मैंने नहीं उठाई, ये ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है। सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ ना, सी केयरफुली। यहाँ पे फोकल कॉर्ड का फंडा होता है, ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस, फ्रिक्शन, आवाज, साउंड। साउंड कौन सी वेवफॉर्म होती है? एनी गेस? गेस तो कीजिए। उस साउंड का एक नाम होता है जिसे फिजिक्स में एक अलग वेवफॉर्म से पुकारा जाता है। मैं बोल रहा हूँ तो वेवफॉर्म्स निकल रहे बच्चों मेरे माउथ से, और ये वेवफॉर्म्स सारे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सामने जा रहे, पीछे भी तो जा रहे हैं ना। और जैसे ये वेवफॉर्म ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती है, मतलब जीरो। मतलब अगर कोई बंदा उस बिल्डिंग पे खड़ा है तो वो बंदा मेरी आवाज सुन नहीं पाएगा। बातों को समझ रहे हो? एक बात, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दीजिए। कोई बंदा वैक्यूम के अंदर बैठा है और चिल्ला रहा है, आवाज आएगी? फंडा क्या है? मीडियम होगा तो आवाज आती है, अदरवाइज आवाज। सेम लॉजिक है। जब ये साउंड होता है, ये साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं होता, तो इस साउंड का एक अलग नाम है जिसे मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। कौन सी? तो जाहिर सी बात है, हमारे सिलेबस में कितने वेव्स हैं? एक होता है मैकेनिकल, तो एक नॉन मैकेनिकल, जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दो टाइप्स हमने बनाए? बिल्कुल भी नहीं, ऑलरेडी नेचर में ही अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। according to the nature, according to the nature, waves are classified. The waves are classified into two types. Waves are classified into two types. पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए, उसके बाद 2 मिनट में कॉपी कीजिए। सर ने एक छोटा सा काम किया, पहला मैकेनिकल होता है तो बच्चों दूसरा एक काम कीजिए नॉन मैकेनिकल मत दिखाइए, इसका नाम है ईएम वेव्स। किसी ने पूछा कि सर व्हाट इज मीन बाय ईएम, भूल गए? हर बार पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। ईएम वेव्स में कौन से एग्जांपल है मैं आपको सारे बता दूंगा। अगर कोई मुझे फेमस एग्जांपल पूछ रहा है तो वो चैप्टर का नाम ही है बच्चों, क्या है? लाइट के अलावा बहुत सारे हैं, 2 3 4। एक्सरे सुना है? यस सर। अल्ट्रावायलेट सुना है? Yes. लेजर सुना है? Yes. बच्चों ये सारे किस में आते हैं? ये तो मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर ध्यान दें। मैकेनिकल वेव्स मतलब ऐसे वेव जिसको आप फील कर सकते हो, देख सकते हो। देख नहीं सकते पर फील, मेरी आवाज फील कर सकते हो ना? Yes. कान के ऊपर पड़ रहा है, ब्रेन तक इंस्ट्रक्शन जा रही है, यस और नो? Yes. इसलिए उसको क्या बोला जाता है? हमारे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में मैकेनिकल के 2 टाइप है। जो पहला टाइप होता है उससे बोला जाता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। कौन सा? और जो दूसरा टाइप होता है बच्चों उससे ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। कौन सा? इसको याद कैसे रखना? हमारा जो स्टैचू है ना गुजरात के अंदर वडोदरा में बंधा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था L&T, पता है? L&T कंपनी, लार्सन एंड टर्बो। L&T नाम सुना है? तो उससे याद रखना है, ये L है तो ये क्या है? T। वेव्स के 2 टाइप है, L फॉर लॉन्जिट्यूडिनल एंड T फॉर। ये ऐसे नहीं समझेगा बच्चों। जो मेरी आवाज है ना, हमारी जो आवाज होती है उस आवाज को फिजिक्स में लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। कौन सी? बच्चों आपको जब पानी बहता है ना, पानी बहता है ना, तो पानी के ऊपर एक वेव बनती है बच्चों, बनती है ना? लाइक सुनामी। सुनामी अगर किस में आता है? कितना इजी बताइए। तो बताइए बेटा, मैकेनिकल में ऐसे वेव्स है जिसको आप फील कर सकते हो। सुनामी बह रही है, पानी के वेव्स बन रहे हैं, समुद्र के साइड में वेव्स आप देख सकते हो ना? मतलब आप फील कर सकते हो। ये कौन सा है? मेरी आवाज सुन सकते हो ना? मतलब आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, कॉल्ड एज। सुनिए, जो मेरी आवाज है, सबकी आवाज, फ्रिक्शन की आवाज, ताली की आवाज, एनिमल्स की आवाज, ये सब किस में आता है? और जितने भी वेव्स होते हैं पानी के ऊपर या हवा के अंदर, वो क्या होता है? इसका पूरा अपोजिट वर्ड क्या है? इसमें कुछ दिखता नहीं, मतलब दिखने का इंटेंशन क्या नहीं। इसके अंदर सारे ऐसे वेव्स आते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और पहले इसको कॉपी कीजिए, बाद में इसको। इसके सारे में वेव्स आपको 1 बाय 1 बता दूंगा, चलेगा? कॉपी कीजिए।
चार्ट पता होना चाहिए आपको, इसलिए लिख के दे रहा हूं मैं, और पता होना ही चाहिए। थोड़ा वर्ड्स को ना पकड़ के रखते चलिए दिमाग में, वर्ड्स भूलते मत चलिए। आप फिजिक्स में जितना वर्ड रिमेम्बराइज करोगे, जितने फार्मूलेस रिमेम्बराइज करोगे, उतना आपका फिजिक्स तगड़ा होगा। बच्चों कॉपी किया सबने? Yes, sir. चलो इधर के कुछ टाइप्स लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। नंबर 1 क्या लिखा हमने? Light. नंबर 2 एक्सरे। एक्सरे पता है ना? Yes, sir. एक्सरे सिर्फ हमारे बॉडी के बोन्स को स्कैन करता है, इतना तो पता है ना? Yes, sir. एक्सरे यूज किया जाता है बोन्स वगैरह कहीं पे क्रैक है चेक करने के लिए। पहले लाइट लिखा था ना हमने, Yes. एक्सरे लिखी है। उसके बाद लिखिए माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए, पता है क्या आपको? Yes. ओवन में यूज होता है। नेक्स्ट इंफ्रारेड, कभी सुना है? Yes. ये ब्लूटूथ के पहला इन्वेंशन था ये इंफ्रारेड। आपको पता है ब्लूटूथ से अभी तो हम डाटा वाईफाई से शेयर करते हैं ना, Yes. उसके पहले ब्लूटूथ था। नोकिया के पहले मोबाइल आते थे ना N73 N72, वो इंफ्रारेड से चलते थे। इंफ्रारेड अभी भी कहाँ पे यूज होता है पता है आपको? नेवी में यूज होता है। आपने ये मूवी देखी होगी ना गाजी अटैक, उसमें वो जो सर्कल दिखाता है ना वो इंफ्रारेड पे चलता है। इंफ्रारेड मतलब कुछ ऐसे रेज होते हैं, वो रेज एब्स्टेकल को डिटेक्ट करते हैं कि कोई वो वहां पे उस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड? नाउअडेज हम ब्लूटूथ वाईफाई को जितनी प्रायोरिटी देते हैं। हाँ यस यस ऑब्वियसली इंफ्रारेड वहां पे भी यूज होता है। इंफ्रारेड। देन यूवी रेज, व्हाट इज बाय यूवी? नेक्स्ट रेडियो वेव्स। रेडियो तो पता है ना सबको? Yes. रेडियो का मीनिंग है एफएम, पता है ना? Yes. एनीबॉडी नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएम? इट्स अ फ्रीक्वेंसी मीटर। आप घुमाते हो ना Yes. तो आप फ्रीक्वेंसी बदलते हो ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। क्या पढ़ते हो आप? वही नहीं समझता हूँ। आगे बढ़े, कॉमा एक्सेट्रा। कॉमा एक्सेट्रा। टीवी का फुल फॉर्म क्या है? सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? आप कभी बुक्स नहीं पढ़ते क्या? कभी जर्नल से याद रखना है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट। चलो ठीक है आगे बढ़े। वेव समझ में आ गए? अपना पूरा सिलेबस ये राइट वाले कॉलम पे डिपेंड है, लेफ्ट वाले कॉलम के लिए एक अलग चैप्टर बना है जिसका एक बहुत ही छोटा सा नाम है सम, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है? Yes. आज का लास्ट बिट लिखिए गिव अ स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम। अभी भी 10 मिनट है अपने पास, एक बिट हम कवर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम। मीडियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। Next time, basically it is classified into सर ने कहा बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स।
शायद आपके ने इसके बारे में कभी साइंस में पढ़ा भी होगा। सुनिए, रेयर एंड नाम सुना है? रेयर मतलब कुछ नहीं होता, फ्री स्पेस। पर अगर आपको कहीं भी दिखा लाइक कांच, वो ग्लास, पानी, डायमंड, प्रिज्म, स्लैब, ये सारी चीजें रेयर में आती है डेंसर। एक्सेप्ट फ्रॉम एयर और मीडियम, सॉरी एक्सेप्ट फ्रॉम एयर और वैक्यूम, कुछ आपको दिखा जो स्पीड को बढ़ा रहा है कम कर रहा है, उसे बोला जाता है रेयर। मीडियम का मतलब होता है हमारे सिलेबस में फ्री स्पेस। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एयर और बच्चों में पहले ही क्लियर कर रहा हूं, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड इज ऑलवेज रिमेन्स, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट 3 into 8 मीटर पर। ये किसी के लिए चेंज नहीं होती, ना आपके लिए होगी ना नहीं। हमारी पूरी पीढ़ियां निकल जाएगी पर ये स्पीड किसी के लिए चेंज नहीं होगी। अपोजिट में कोई बंदा पूछ रहा है डेंसर का मीडियम क्या है, अरे डेंसर का मीडियम होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल मतलब बच्चों उसमें बहुत सारी चीजें आ गई ना, फॉर एग्जांपल उसमें ग्लास आ गया, फॉर एग्जांपल उसमें लेंस आ गया, फॉर एग्जांपल उसमें स्लैब आ गया, फॉर एग्जांपल उसमें वाटर भी आ गया, फॉर एग्जांपल उसमें डायमंड भी आ गया, डायमंड तो पता है ना सबको, फॉर एग्जांपल उसमें प्रिज्म भी आ गया, फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। बच्चों ये सारे एग्जांपल ट्रांसपेरेंट है, पता है ना? ये नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं। आप बोलोगे कि सर क्या इस बेड को ले सकता हूँ, बेटा इसमें से लाइट ट्रैवल करती नहीं, जिसमें से लाइट घुसेगी वही डेंसर मीडियम होता है, बाकी चीजों को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। जब लाइट इस डेंसर मीडियम से गुजरती है ना बच्चों, तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है कम होती है? वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, इट इज ग्रेटर देन 3 into 10⁻⁸ या लेस देन। अब इसके मैं आपको 4 कंडीशंस बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे ध्यान देना। ये वाला सेक्शन दिख रहा है वीडियो में थोड़ा? कुछ भी नहीं। इसको मूव करने के, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा? यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ जो आपको बुक में शायद प्रेजेंट नहीं होगी। सी केयरफुल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, सी केयरफुल। 4 कंडीशंस है जो पता होनी चाहिए आपको, आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। 4 कंडीशन क्या है? लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू रेयर, डेंसर टू रेयर टू डेंसर टू। मैं पहले एक लॉजिक बता रहा हूँ बेटा, मीडियम सेम होगा ना, स्पीड बदलती नहीं, तो स्पीड बदलने के लिए मीडियम चेंज होना चाहिए ना। तो इसमें कौन से ऐसे 2 केसेस है जहां पे लाइट की स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी? समझा कुछ? यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या रहेगी? रिमेन्स, व्हिच इज शुड बी 3 into 10⁻⁸ मीटर पर। रेयर टू, सर ने टॉर्च हवा में ऑन की और वो पानी में जा रही है, डेंसर मतलब पानी ना, पानी में घुसी तो स्पीड बढ़ी या कम हुई? तो यहाँ पे स्पीड कम होती है, 3 into 10⁻⁸ मीटर पर। डेंसर से बाहर निकले मतलब ऐसा समझिए कि पानी के अंदर मैंने फोकस ऑन किया, लाइट कर सकते हैं ना, तो वो फोकस पानी में से ट्रैवल करते करते बाहर आ गया, पर जैसे पानी से बाहर निकला तो उसकी स्पीड थोड़ी, पर कब तक बढ़ेगी? यहाँ तक, उसके आगे बढ़ेगी? तो सर ने क्या लिखा यहाँ पे? स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इज इंक्रीजेस टिल, टिल का मतलब कहाँ तक? 3 into 10⁸ मीटर पर। सर ने ऐसा नहीं लिखा, ऐसा गलती से भी नहीं लिखना बच्चों, ऐसा आप लिखोगे मतलब ये फेल हो गया, ऐसा कभी होना पॉसिबल? ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है, इसके आगे स्पीड बढ़ ही नहीं सकती। फंडा क्लियर है? रेयर टू रेयर स्पीड इज रिमेन्स, डेंसर में उतरी तो स्पीड कम होगी, रेयर में स्पीड टिल 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, इसके आगे बढ़ेगी? पूरा कॉपी कीजिए, डोंट स्किप आउट अ सिंगल वर्ड।